देखो हम लोग पढ़ते हैं सर, देखो कल जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, कल हमने जो बात करी थी वो हमने रदरफोर्ड की बात करी थी, रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग मॉडल की बात करी थी, उसके बाद में हमने इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करी थी, और साथ में हमने इम्पैक्ट पैरामीटर के ही क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करी थी, ठीक है। अब ये सब चीज थी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं थी, ना ही इससे इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पूरे के पूरे एटम का जो सार है, पूरा का पूरा एटम जो इसमें समाहित है वो है तुम्हारी बोहर सीरीज, ठीक। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे बोहर से, ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल की। अब वही हमने कहा था क्योंकि अब जो आज नहीं आए क्वेश्चन आते ही आते हैं, उससे पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले बोहर एटॉमिक मॉडल में तुम लिखना बोहर एटॉमिक मॉडल डालिए। अब बोहर एटॉमिक मॉडल में लिखो, कुछ चीजें हैं जो पॉइंट वाइज तुम्हें लिखना है, उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। लिखना इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व electrons can revolve only in those orbit in which their angular momentum is an integral multiply of h upon 2 pi of h upon 2 pi. It is called the प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखना, इट इज कॉल्ड द बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, QUANTISATION क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब देखो बोहर ये बोले, तुम्हें पता है बच्चों बीच में कहीं ना कहीं मेरा पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब तुम ये कहोगे सर इलेक्ट्रॉन यही मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर मूव इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमारा एक फार्मूला होता है MdR बराबर NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर नंबर में होनी चाहिए। कैसे नंबर में हो? इंटीजर नंबर, ठीक है। अब तुम कहोगे 2.5 इंटीजर नंबर नहीं, पूरे के पूरे इंटीजर नंबर में वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये इसके अंदर मूव करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर इंटीजर नंबर में का n क्या होता है? n हमारा इस टाइप से, जैसे ऐसे चले ना, ऐसे, तो ये पूरा ऐसे घूम के आ गए, पूरा इंटीजर नंबर होना चाहिए। अगर इंटीजर नंबर होगा तभी MdR बराबर NH अपॉन 2 पाई, तभी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, ठीक है। सही, ये देखो MdR बराबर NH अपॉन 2 पाई, n बराबर 1 2 3 4 ये सब चीजें। उसके बाद कुछ चीजें देखो,
एक्साइटेड स्टेट। देखो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, बीच में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चों तुम लोग मुझे बताओ, एक बार देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर मेरे पास यहाँ पर है, सही है, यहाँ मूव कर रहा है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इस इलेक्ट्रॉन को तुमने एनर्जी दे दी, एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, ठीक है। या ऐसे ही समझो तो ये कहाँ चला गया, ये एक प्रकार से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। देखो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से कहाँ पहुंच गया, ऊपर, तो इसका मतलब ये है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। और अगर यहाँ से यहाँ पर देखो, अगर नीचे वाली से अगर एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो कुछ ना कुछ तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो एनर्जी को वो निकालेगा। सर पहले नहीं पड़ा, देखो ऐसा है, जैसे जैसे जितना वो न्यूक्लियस के पास रहेगा उसके पास उतनी एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, उसके पास उतनी एनर्जी कम। और अगर वो उससे ऊपर वाले ऑर्बिट में रहेगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अब मुझे बता, अगर तुम्हें कम से ज्यादा भी जाना है तो सबसे पहले तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से किस में पहुंच जाएगा, हायर में पहुंच जाएगा। अब बताओ हायर के पास यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है, अगर वो हायर से लोअर में आ रहा है तो ज्यादा से एनर्जी कहाँ आ रही है, कम में। अगर ज्यादा से एनर्जी कम की तरफ आएगी तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये क्या निकाले, एनर्जी को निकालेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो अब देखो सर एक्साइटेड स्टेट ये लिखना है, ये मत लिखो। अब हम जो डेरिवेशन कराएंगे तुम्हें, उस डेरिवेशन के आधार पर जो जो हम तुम्हारे लिए बॉक्स लगाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बॉक्स याद करने हैं, बस और कुछ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स याद कर। एक बात बच्चों, अब मेन चीज स्टार्ट होगी। सबसे पहले देखो, तुम बोले सर कहीं पर मेरा पॉजिटिव चार्ज है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। तुम बोले इसके चारों ओर सर जो है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यहाँ पर जो भी चार्ज है वो इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जो मैंने क्या कर दी, अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस मैंने मानी, जो डिस्टेंस कितनी है, r है, जो डिस्टेंस r। इधर सबसे पहले सर कोई मेरे पास न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव करेगा, इसकी स्पीड क्या है, v, और स्पीड हर जगह क्या रहेगी, समान रहेगी। क्या वेलोसिटी समान रहेगी, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर। समझ रही है, अभी डायरेक्शन इधर है, इधर डायरेक्शन इधर है। v जैसे 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड जैसे वैसे तो कम बताया मैंने, ठीक है। जैसे मान लो 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, तो 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड यहाँ, 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड यहाँ, 1 लाख इधर, 1 लाख इधर, ठीक है। लेकिन वो हो गई स्पीड। अगर वेलोसिटी की बात आएगी तो डायरेक्शन लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड से, अब तुम बोले एक चीज तुम बहुत आराम से बहुत दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर कोई भी चीज घूमती है तो अंदर की ओर जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते, तुम भी बोले सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अंदर की ओर लगने वाला सेंट्रीपिटल, और बाहर जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल। और तुम्हें पता है, अब मैं यहाँ पर देखूं सर, बाहर और सेंट्रीपिटल किसके बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि Fc यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं तुमसे कहूंगा यहाँ पर चार्ज क्या है, नेगेटिव, यहाँ चार्ज क्या है, पॉजिटिव, क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो वो भी तो एक फोर्स लगेगा। अगर ये आपस में अट्रैक्शन करेंगे तो एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जब दो अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपस में क्या लगाए, फोर्स लगाए, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, किधर लग रहा है, बाहर की तरफ। सर जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कौन सा लगेगा सर, सेंट्रीपिटल फोर्स। अंदर लगने वाला फोर्स बाहर लगने वाले फोर्स के क्या होगा, बराबर। मुझे बताओ, अगर अंदर वाला ज्यादा हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, अंदर। अगर बाहर वाला ज्यादा हो गया तो बाहर चला जाएगा, तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे ऐसे कहूं Fe बराबर Fc, Fe देखो ये क्या होगा, मैंने यहाँ पर जो भी एटम लिया है वो क्या हो गया, जेड,
ठीक है सर, समझ में नहीं आया। हमने जब केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो हमने कहीं जेड एक्स से लिखा, जेड एक्स। मैंने कहा था बेटा जेड मतलब क्या होता है, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसके जेड होते हैं, जेड किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की। जेड बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। सर ए क्या होता है, हाँ, यानी कि ये जो होता है वो तुम्हारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है, यही तो होता है, ये होता है। अब तुम ये देखो सर, अगर मैं कहूंगा इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जेड क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, बोले सही है सर। क्या इसमें न्यूट्रॉन है? क्या न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है? नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसके अंदर जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ किसके कारण है, प्रोटॉन के कारण। सिर्फ प्रोटॉन के कारण यहाँ पर चार्ज है। कितने प्रोटॉन हैं, जेड। कितने प्रोटॉन हैं, जेड प्रोटॉन, ठीक है। अब प्रोटॉनों की संख्या जेड है और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो कितना होता है, ई। तो जेड पे कितना होगा, जेडी। कितना होगा, जेडी तो होगा। हाँ। तो अगर मैं यहाँ पर देखो फोर्स का फार्मूला लगाऊं तो तुम बोले सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज हो गया जेड और एक क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। एक क्या है, खाली इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो है। अपॉन ये दूरी r है तो r का स्क्वायर बराबर। सर जी अगर ये इलेक्ट्रॉन का मास m है तो बाहर लगने वाला फोर्स हो गया mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है सर। अगर मुझे बताओ एक r से स्क्वायर गया, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, एक r से स्क्वायर गया तो यहाँ बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन r बराबर mv स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 सही है। क्या ये याद करनी है, कतई याद नहीं, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। अब मुझे बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था MBR बराबर NH/2 पाई, ये पढ़ा था, ठीक है। क्वांटाइजेशन था समीकरण 2, इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया n स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, अरे यही तो हो गया, ठीक है सर। अगर मैं देखो यहाँ पर अगर मैं देखो m स्क्वायर को लिखूं तो m इंटू m लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ सिर्फ mv स्क्वायर रहने दूं, देखो n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर एक m बचा, देखो 2 m थे ना, तो एक m नीचे आ गया और नीचे क्या आ गया, r स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, यही तो आ गया। देखो ये वाला r स्क्वायर भी तो नीचे आ गया। इसकी वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो जेड सही है, ई स्क्वायर सही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r सही, एंड बी स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर, एक r से स्क्वायर गया, एक r से, ठीक है, 4 से पाई से, तुम्हें यहाँ पर एक r बचा, यहाँ पर एक बार बचा। अगर एक r की वैल्यू निकालनी तो पहले इसकी गुणा इससे करूं। सर इधर क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन नीचे क्या है सर, एक पाई है, एक m है और r तो इधर चला गया, एक क्या बचा, जेड ई स्क्वायर। ये आया r की वैल्यू। अब देखो सर अगर मैं r को इसी को लिखूं तो h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m ई स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन, क्या मैं ऐसे लिख दूंगा, क्या मैं ऐसे लिख दूंगा, लिख सकता हूँ सर, मैंने आगे पीछे तो कर दिया है तो सब ठीक। अब देखो जो तुमको याद करना है, h प्लाइन कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट,
एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई चार्ज। अगर तुम इन सब की वैल्यू इसमें रख दो, इन सब की वैल्यू अगर इसमें रख दो तो आर बराबर इन सब की वैल्यू रखने पर आता है 0.529, वैसे 0.52 कर 0.52 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगल। ये लगाना पड़ेगा, ये वाला याद करना है, ये वाला क्या करना है तुमको याद। तो r की वैल्यू जो आई 0.52 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब जानते हो 10 की पावर -10। अब तो तुम एक बार बताओ बेटा, हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू क्या होता है? हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, फिर लिथियम, फिर यहाँ पे मतलब चार्ज लगा हुआ नहीं है? नो सर, चार्ज नहीं है ना? सही है, सब यूपीएससी का नीट के कुछ है नहीं। यहाँ पर आके कोई कहना नहीं है नीट क्लास चल रही होगी, खाली यूपीएससी देख के देखेगा बस, ठीक है। चलो तो बेटा जेड उसके लिए होता है, एन होता है ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करेगा। अब तुमसे कहा जाए बताओ हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या हो? मतलब यहाँ पर ये एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है तो इसकी रेडियस पूछी गई फर्स्ट ऑर्बिट की। फर्स्ट ऑर्बिट में इसमें फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, फिर दूसरे में चल रहा है, फिर तीसरे में चल रहा है। अगर तुमसे फर्स्ट के लिए कहा गया है तो जेड की जगह क्या लगाओगे? 1। हाइड्रोजन है तो 1, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन की जगह भी 1। तो आर की वैल्यू क्या आई? 0.52 एंगस्ट्रॉम। 0.52 एंगस्ट्रॉम। अगर तुमसे हाइड्रोजन की जगह बेटा हीलियम ले लिया गया, बताओ हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा? तो जेड की जगह क्या रखोगे? 2। क्या रखोगे? 2। हाइड्रोजन हीलियम 2, और फर्स्ट ऑर्बिट कहा गया तो एन की जगह क्या रखोगे? 1। तो आर बराबर 0.52 n स्क्वायर अपॉन जेड क्या आएगा? एंगस्ट्रॉम। समझ आ रही है? ऐसे ये पूछा जाता है तुमसे, ठीक है। आर की वैल्यू, रेडियस हो गई, रेडियस। उसके बाद में अब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस के बाद में अब हम बात करेंगे बेटा वेलोसिटी, ठीक है। गाड़ी है, मोबाइल है, फोटो खींच लो। और क्या, इसे कौन से याद करना है? याद तो खाली याद करना है। आर बराबर 0.52 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। हो गया नोट सर, बन गया नोट्स? कितने आप देख ले रहे हो? और किसी के पास ना हो तो ग्रुप में डाल दीजिए, सब देख लीजिए, है ना। अब देखो सर, अभी तुम बोले थे, आप खुद बोले थे कि NBR बराबर NH अपॉन 2 ये बोले थे सर। अगर मैं यहाँ पर B रहने दूं, सही है सर, तो NH अपॉन 2πm ये तो आएगा सर। R की जगह, R वो था, R की जगह अगर मैं यहाँ रखूं तो देखो NH, बेटा ये N में और इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। NH 2πm, R की जगह रखो H स्क्वायर पाई m E स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन z। अच्छा, अब देखो अगर मैं पाई से काटूं, पाई कट गया, पाई से m से m गया, ठीक है। और कुछ कटना है बाकी, एक n से एक n गया। अब देखो नीचे वाली टर्म ऊपर जाती है, तो सबसे पहले तो 2 ऊपर जाएगा, साथ में क्या है e स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो गया, सॉरी इधर 2 ये z है, ये z है, ये z है, ये क्या है z। बताओ हम अपनी राइटिंग कंफ्यूज हो रहे हैं। z है, ये है 2, ये क्या है 2, ये हो गया h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचा सिर्फ n, ये तो बचा n, ये तो n बचा सर ना। अब वेलोसिटी बेटा अगर मैं इसको लिखूं तो e स्क्वायर ऐसे ही 2h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट z अपॉन
जेड अपॉन एन, सही है, ये रखते हैं देखिए वेलोसिटी भी सही है सर इसमें h स्क्वायर और h है तो एक h का h स्क्वायर। अच्छा हाँ उसमें अच्छा एक एच से ये एक कट H ही है कटेगा। ना, खाली एक एच बचा है, सही, अब सही है, ठीक है सर। ये आया, ये आई वेलोसिटी का, क्या ये वेलोसिटी याद करनी है करें? नहीं। ठीक है हाँ। अब देखिए क्या याद करना है सर, अगर मैं E की वैल्यू रख दूं, H की वैल्यू रख दूं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दूं, तो इन सब की वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 2.2 into 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन, जेड अपॉन n मीटर प्रति सेकंड। ये वेलोसिटी का फंडा है, ये वेलोसिटी के लिए, सही है। अब तुमसे पूछा जाए, बताओ अगर मैं तुमसे कहूं हाइड्रोजन एटम के, इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए तुमसे पूछा जाए हाइड्रोजन एटम के लिए सेकंड ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटी पूछिए ना, हाँ। तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट तो एन की जगह 2 कर दिया, एन की जगह क्या कर दिया 1 और बस 1.1 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। याद करना ना सर, ये हैं? याद करना। हाँ यही याद करना है, एक ये याद करना है उधर वाला और एक ये याद करना है, दो चीजें याद करनी है, ठीक है। यस सर। एक वो वाला याद करना है, एक ये वाला। ये वाला। उसके बाद में देखो अगर मैं एक का ग्राफ की बात करूं, सही है, सर देखिए लीजिए इसके बाद हम लोग ग्राफ की बात करेंगे। अब तक बच्चों को ठंड लगती थी, अब बच्चों को गर्मी लगी, गर्मी बहुत है। बच्चे परेशान, घर पर ठंड लगती थी बैठ के सर बंद करके बैठ तो जाते थे। हाँ गर्मी में तो कोई बात नहीं, कूलर लगवा देंगे, कूलर में एक सर किलो बस अंदर सुना तो पूरा तो एसी के लिए लगेंगे। और बताओ एसी लगता है। एसी में मजा आता है। एसी अच्छा लगता है, एसी हार्मफुल होती है बॉडी को, तुमको डॉक्टर को मुझे पता होना चाहिए, मकान तो होना चाहिए हमारे। एसी में ज्यादा रहना नहीं चाहिए, इम्यूनिटी पावर वीक हो जाएगा। आपको पता है यस गांव के बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पावर ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू शहर, शहर के बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पावर ही नहीं होता है। शहर के बच्चे को बहुत संभाल के रखा जाता है हाँ, ना, बहुत संभाल संभाल के इसीलिए। और गांव वाला वो कहीं घूम रहा है, कहीं मट्टी उट्टी में कहीं घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी खा रहा है। सर नीट का फॉर्म फिल करने में 11th की मार्कशीट लगती है? पता है इस बार, पिछली बार तो लगी थी, इस बार शायद पैटर्न चेंज हो गया तो मुझे नहीं पता। लगती है वैसे, मेरे में तो पिछली लगी। पिछली बार लगी थी, इस बार पैटर्न चेंज हो गया, मतलब फॉर्म फिल करने का पैटर्न चेंज हो मगर गया। सर उसमें शायद 11th की तो लगी सर थी। लग रही है इस बार ये सब ये बनवा ली एक पानी है सब देना चलेगी नहीं चलेगी। नहीं नहीं आप बनवा हाँ सही है, ऐसी बनवा लो नहीं और 22 की है। ठीक है चलो अब हम लोग ग्राफ की बात करें। देखो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, एक तरफ R और एक तरफ Z, इधर देखो R और Z, तो देखो R Z के कैसा है, इनवर्सली है, यस सर। इनवर्सली होगा तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद में एक तरफ R और एक तरफ N, एक तरफ R एक तरफ देखो R और N समानुपाती तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है N स्क्वायर। अगर स्क्वायर है ऐसे, ठीक है कर हो गया। अच्छा उसके बाद में उसके बाद अगर ग्राफ बनाए जाए, वैसे ही ग्राफ आएंगे नहीं तो फिर बनवा देना, ये आते हैं। एक तरफ R और एक तरफ N स्क्वायर। अब देखो सर R N स्क्वायर के डायरेक्टली Yes, sir. N स्क्वायर तो बनेगा स्ट्रेट लाइन। सर यहाँ पर N है, यहाँ N स्क्वायर है, ये अंतर है, ठीक है। उसके बाद में
अब वेलोसिटी का देखते हैं। एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ जेड, बी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो यहां पर v1 और यहां पर भी तो यही है। तो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और एक तरफ b और एक तरफ n, तो बन जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऐसे। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, तुम्हें ग्राफ के बारे में बता देता हूं। देखो ग्राफ कैसा होता है, कैसे ये बनी है, कैसे आगे बढ़ता है। मैथमेटिक्स की थोड़ी सी टर्म है। देखो एक बात समझो, अगर मैं तुमसे बोलूं सर, देखो सबसे पहले कहीं पर मान लो, कहीं पर ये लिखा हुआ है P डायरेक्टली P बराबर, यहां कुछ भी कांस्टेंट हो, कुछ भी कांस्टेंट हो, ध्यान रखना, ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट हो उससे तुम्हें मतलब नहीं है, या कुछ भी वैल्यू उससे मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा P बराबर R एम स्क्वायर, ये सब मान लो मैंने कोई भी तुम्हें एक वैल्यू दे रखी, मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है। अब अगर तुमसे कभी भी ग्राफ पूछा जाए P और R का, तुम्हें ऐसे ग्राफ दे रखा है, एक तरफ P और एक तरफ R, तो तुम्हें और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ तुम्हें P और R देखना है। तुमने उठा के P और R देखा तो तुमने कहा यहाँ पर जितनी पावर उतनी ही पावर यहाँ पर, अगर समान पावर होगी और ये ऊपर होंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं सर जी अब ग्राफ में P और R का ना देख के P और M का देखा, P और M, बताओ P पर पावर 1, क्या M पर 1 पावर है? नहीं। M पर कितनी है? 2 स्क्वायर है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये अगर P थोड़ा सा बढ़ता है तो M ज्यादा बढ़ेगा, M तो ज्यादा बढ़ेगा भाई, M स्क्वायर कैसे? मैंने कहा मान लो कोई भी किसी की वैल्यू 2 है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 3 है तो स्क्वायर 9, तो तेजी से बढ़ रहा है। अगर तेजी से ग्राफ बढ़ता है तो क्या बनेगा ग्राफ? तो तुम्हारा ग्राफ फिर ऐसे बनता है, कर दो, ठीक है। अब मैंने इसी क्वेश्चन में जो तुमसे ग्राफ पूछ लिया वो P और M स्क्वायर का पूछ लिया, तो P और M स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर P है तो P पर ऊपर पावर क्या है? 1। यहाँ पर M स्क्वायर, तो बताओ M स्क्वायर पर पावर कितनी है? 1, तो मतलब 1 हो गई। अब कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब अगले देखो, अगर मैं P और N का ग्राफ पूछूं, P और N, तुम्हें पता है सर, मुझे बताओ अगर मैं N की वैल्यू 0 कर दूं, यहाँ पर N की वैल्यू क्या कर दूं? 0। ये अगर नीचे 0 हो जाएगा तो P क्या मिलेगा? इनफाइनाइट, ठीक है। अगर इनवर्सली है, देखो P और N इनवर्सली है, तुम्हें पावर से मतलब नहीं है कि यहाँ पावर कितनी है, तो ग्राफ जो बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। अब यहीं पर यही कंडीशन होगी, जैसे देखो मैंने कहा B और Z का है, तो B पर भी पावर 1 और Z पर भी पावर 1, तो सर B और Z का देखो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। B और N का, यहाँ पर B लेकिन N क्या है? इनवर्सली है, इसीलिए देखो ये ऐसे आया डाउनवर्ड। अब सर जी अगर मैं इसमें कहूं, देखो R का, और मैंने तुमसे किसका पूछा बेटा? Z, इनवर्सली है, ऐसे आ गया। मैंने पूछा R का और N का, R का और N का, तुम बोले यहाँ पर स्क्वायर है तो ऐसे कर दो। फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा R का और N स्क्वायर का, तो N स्क्वायर पर पूरे में पावर क्या हो जाएगी? 1। तो अगर मैंने N स्क्वायर का लिया R और N स्क्वायर का, तो कहा रहा स्ट्रेट। इस टाइप से अगर ये ग्राफ आएंगे तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं या हम बता सकते हैं।
ये हो गया। अब देखो, अगर मैं तुमसे कहूं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, टाइम पीरियड बताना है और क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी चीज है, अगर यहां से कोई डिस्टेंस आर है, यहां वेलोसिटी क्या है सर, v, तो v बराबर क्या होता है बोलो, आर ओमेगा, बीच का तो क्या होता है आर ओमेगा। सही है। अगर सर b इक्वल टू आर ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, जहां न्यू तो फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू फ्रीक्वेंसी। सर अगर मैं यहां से न्यू की वैल्यू निकालूं तो b अपॉन 2 पाई आर, न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन 2 पाई आर। अब सब सबसे पहले तो तुम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए b का भाग करो कि तुम्हारा b क्या था, अभी बताओ, अभी हमने लिखवाया था ना b, ठीक है, b तुम्हारा क्या था बोलो, e स्क्वायर अपॉन 2h अपॉन एप्सिलॉन नॉट z अपॉन e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट z अपॉन n, ठीक। सर 2 पाई ऐसे ही, r की वैल्यू बताओ क्या थी, r, अरे r नहीं लिखा था सबसे लास्ट में, मैंने वैल्यू लिखवाई थी, इससे ऊपर वाला, ठीक है। एक एग्जांपल, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m स्क्वायर अपॉन में पाई m स्क्वायर अपॉन पाई m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन z n स्क्वायर अपॉन z। सर ये था, ये तो था, ठीक। देखो पाई से, इस 2 से, एक h से, एक एप्सिलॉन नॉट से, एक n से, ठीक है, ये तो पूरी चीज कट गई। इस चीज को जस्ट कहां ले जाओ, ऊपर, अभी फोर्थ वाली कटी ऊपर जाती है, ठीक है। अगर फोर्थ वाली कटी ऊपर जाएगी e स्क्वायर z, इस चीज को कटी ऊपर ले जाओ, तो देखो m e स्क्वायर z, ये तो ऊपर गया n e स्क्वायर। अब ये चीज कहां जाएगी, इसके पास में, तो यहां पर एक h बचा और एक क्या बचा, एक h बचा और एक बचा n, h और एक बचा n। देखो और तो कुछ नहीं बचा है, देखो e था सर, देखो 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, सही, एक h से एक h, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, n से ये गया, तो e स्क्वायर सर इसका ऐसे आएगा, इस कैसे आएगा, ये फोर्थ है, फोर्थ कहां जाता है, ऊपर, फोर्थ कहां जाता है, ऊपर, ठीक है। ओह सॉरी, ये भी तो यहाँ जाता है सर, ये कटेंगे ही नहीं, ये नहीं कटेंगे, ठीक है, ये कटेंगे नहीं बच्चों। देखो ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, ये वाला कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा, सबसे पहले हम लिख लें उसके बाद देखें, ये याद नहीं करना। देखो ऊपर क्या है बच्चों, e स्क्वायर z, नीचे क्या है, नीचे 4 तो है पाई m e स्क्वायर z, सही। नीचे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 पाई h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या है, ये h एप्सिलॉन नॉट और क्या है n, यही तो है, ठीक है। अब देखो e के e z स्क्वायर, e की पावर क्या हो गया 4, साथ में क्या है देखो, एक पाई से एक पाई, साथ में बचा m,
यही तो बचा खाली, ठीक है बस हो गया काम। अब नीचे देखो यहाँ सर 4 ऐसे ही एच 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 क्यू एप्सिलॉन 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 नॉट स्क्वायर एन 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 क्यू, ठीक है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूं तो e की पावर 4 एन 4h की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन की पावर, यही तो मेरा फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तुमको बस इतना याद करना है क्या, जैसे बेटा तुम्हारा वेलोसिटी के लास्ट में, वेलोसिटी का देखो फार्मूला क्या था, तुम बोले 2.2 × 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड, यही तो था। तुम बोले r = 0.52 n स्क्वायर अपॉन एंगस्ट्रॉम, यही तो था। ऐसे ही तुम्हें ये याद रखनी है जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी ये सब तो कांस्टेंट वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जेड स्क्वायर अपॉन एन की पावर 3, सही है। बस ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। देखो ई भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जेड स्क्वायर अपॉन। और तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो क्या कि सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर फ्रीक्वेंसी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो n की पावर 3 अपॉन जेड स्क्वायर। अब इसको उल्टा ही तो हो जाएगा सर, इसका क्या हो जाएगा उल्टा। तो जो टाइम पीरियड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n की पावर 3 अपॉन जेड स्क्वायर। आसान आ रही है। बस एक चीज ये और ये, इनसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना तो कर ही नहीं मिलता है, क्योंकि फार्मूला ही पता नहीं होता है कि फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली है। और क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा नहीं, एक फार्मूला तुमको ये याद करना है, एक फार्मूला तुमको ये याद करना है, 2 हो गए, ठीक है। एक फार्मूला तुमको ये याद करना है और इसी के बेस पर ये बना के दोगे, ठीक है। कितने हो गए, 4 फार्मूला होता है ये। अभी 1 2 3 4 फार्मूला हो गए, बस 4 ये याद करना है। बाकी तुम्हें ये कहां से कैलकुलेशन हो रही है, कितनी कैलकुलेशन हो रही है, क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई मतलब नहीं, किसी भी प्रकार से, ठीक है। सारा आ जाना है। हाँ तुम्हारे साढ़े कहाँ गए हैं, संग वाले कहाँ गए तुम्हारे हैं, कहाँ नाम झलसा में गए हैं, जलसा में गए हैं। अरे बेटा कहीं किसी पार्क ना बैठे हो, ये भी बात सही है सर, हैं ये भी बात सही है। कल पूछ रहे थे तो छुट्टी तो नहीं है, नहीं कल छुट्टी करते हैं शेड्यूल में पर हो सकती है अगर नहीं, वैसे यहाँ लाइब्रेरी छुट्टी है नहीं। आज के दिन तुम में से कोई तुम्हारा फ्रेंड बंगाली होगा, वो आज पढ़ता ही नहीं है, कल के दिन सर कल नहीं पढ़ेगा, कब तक नहीं पढ़ेगा, कुछ भी होगा तो पढ़ेगा नहीं। बस एग्जाम हो तो पढ़ेगा, तो कहेगा तो सरस्वती माता जी को दूर अभी पढ़ने तो नहीं पढ़ते। सरस्वती पूजा है ना कल, सरस्वती पूजा है कल, के नहीं पढ़ते ही नहीं, कभी पढ़ते ही नहीं, पूरे दिन पता नहीं घूमते रहते रहेंगे कभी। हो गया ना, अब ये रफ कर देना सर। देखो जो तुम्हें फार्मूला याद करने क्या है, मैंने फिर लिखवा दे रहा हूँ, कभी लास्ट में कोने पे लिख दो कि बाकी तुम्हें जो रामायण कथा जो अगले लिखवाई उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ b = 2.2 × 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड, पहला। दूसरा r 0.52 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तीसरा जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये मूव कर रहा है ना,
जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू, जेड स्क्वायर अपॉन एन की पावर 3। जो टाइम पीरियड होगा वो एन स्क्वायर एन क्यू हाँ एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ इतने फार्मूला तुमको याद करना है बस। ठीक है, और कोई ज्यादा फार्मूला की टेंशन नहीं लेना। उठा लिया? यस ठीक, क्वेश्चन लिखा, फाइंड द रेशियो ऑफ find the ratio of find the ratio of find the ratio of product of velocity and time, product of velocity and time period, product of velocity and time period of electron orbiting BITING second and third stable orbit for an hydrogen atom second and third stable orbit for an hydrogen atom अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इस टाइप से क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया और तुमको पता ही नहीं है कुछ, ठीक है। सबसे पहले देखो तुमसे पूछा क्या है, टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है क्या? यस सर, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। अच्छा, तुमसे कहा गया है पहले वेलोसिटी का निकाल लो। हाँ, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, अरे ये कहा गया था तुमसे, जो पूछा है वो पूछा है प्रोडक्ट मतलब गुणा करना, किसकी गुणा? वेलोसिटी और टाइम। अब देखो अगर मैं b1 और इधर क्या लिया मैंने b2, अब मुझे बताओ अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लूं तो वेलोसिटी का फार्मूला लोग क्या था? वेलोसिटी के लिए हम क्या लगाते थे? z अपॉन n। क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसकी बात कर रहा हूं। और टाइम पीरियड बेटा क्या था मेरा? n की पावर 3, अरे यही तो आता था सर। यस सर। अगर मैं देखो चलो वेलोसिटी पहले बाद में करेंगे, जब मैं इसको काटूं इसको काटा तो मेरा ऊपर क्या आया? n स्क्वायर, नीचे क्या आया? z, तो आया सर। यस सर। इसका मतलब ये है अगर मैं पहले b1 t1 लूं और फिर बाद में b2 t2, सर z तो दोनों के लिए समान होगा क्योंकि दोनों में कौन सा एटम है? हाइड्रोजन। अगर एक में हाइड्रोजन होता है एक में हीलियम होता तो z की वैल्यू क्या होती? अलग अलग। यहाँ पर z की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। अगर z की वैल्यू सेम है तो देखो पहला कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड, और दूसरा कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड। तो पहले n की जगह क्या लगाओगे तुम? सेकंड का स्क्वायर अपॉन z, और फिर कौन सा लगाओगे? 3 का स्क्वायर अपॉन z से z कैंसिल, तो क्या आ गया? 4 अपॉन, यही आंसर हो गया। फिर से समझो, तुमसे यहाँ पर पूछा गया रेशियो किसका? वेलोसिटी टाइम का प्रोडक्ट का। वेलोसिटी टाइम का क्या करना है? प्रोडक्ट। तो सबसे पहले वेलोसिटी और टाइम लिख दिया। रेशियो जब भी पूछा जाता है तो तुम जितने कांस्टेंट है सबको खत्म कर दो। अब वेलोसिटी क्या होता है सर? z अपॉन n, और टाइम होता है n की पावर 3 अपॉन z। सर काट लिया तो क्या बचा? n स्क्वायर अपॉन z, यही तो बचा। तुम्हें पता है अगर दोनों में हाइड्रोजन है तो दोनों के लिए z क्या होगा? सेम, लेकिन ऑर्बिट अलग अलग है।
पहले ऑर्बिट कौन सा है, सेकंड। तो एक बार जब मैंने B1 T1 और इधर B2 T2 इन्हीं का तो रेशियो पूछा गया था। और अगर मैं सबसे पहले n की जगह क्या लिखूंगा 2 और इधर z, फिर n की जगह क्या लिखूंगा 3/z, कट कटा के आंसर क्या आ गया 4/9, 4:9 आंसर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो टोटल एनर्जी कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में 2 मानते हैं, ठीक है। एनर्जी का एनर्जी चलिए अब देखो सर, हम लोग बात करें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी के चारों ओर घूम रहा है, किसी के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। अब सर जी अगर बात करी जाए, ठीक है, प्रेमपाल बताओ वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, बोरो में वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, बता दे मुरली मनोहर जोशी बताओ। 0.5। हाँ बहुत अच्छा, 0.5 वेलोसिटी के लिए था। तो 0.5 किसके लिए था, फिर किसके लिए था महाराज बताओ, 0.5 किसके लिए था, रेडियस के लिए था, ठीक है। आप बताओ लोग सर वेलोसिटी का क्या फार्मूला था, 2.2 10⁶ Z/मीटर पर सेकेंड। आर का क्या था 0.52 n²/। अगले क्या था एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है मीटर में 10⁻⁻10 10⁻⁻10 मीटर। अब जरा समझो, अगर मैं एनर्जी की बात करूं सर, मेरी एनर्जी का मतलब ये है कि मेरे पास में कोई भी न्यूक्लियस के चारों ओर मान लो सर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देखो अगर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास में दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी, काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल। अगर मैं देखो, अगर मैं बेटा एनर्जी का मतलब है टोटल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी मिक्सचर होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मिक्सचर, ठीक है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ये तो हमारा सेकंड क्लास का छोटा भाई भी बता देगा कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ये पढ़ा है तो ठीक है सर। 1/2 ऐसे ही रख दो, m ऐसे ही रख दो सर। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फार्मूला बेटा क्या होता था वेलोसिटी का, तो E² Z/2h ε0 into n। क्या कर दिया स्क्वायर। यही तो हो जाएगा। हाँ। अच्छा अगर मैं इसको लिखूं 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, तो m⁴ Z² अपॉन 8 h² साथ में n²। यही तो मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई सर, यही तो काइनेटिक एनर्जी आई। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक के बाद में आती है मेरी पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा माइनस, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता था -1/4πε0 Q1 Q2 into Q1 Q2 बटे R। देखो अब देखो माइनस ऐसे ही
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 तो ये Z है, ये क्या है Z। तो यहाँ चार्ज तुम बोले Z ही, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो E अपॉन दोनों के बीच की दूरी R। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है। माइनस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसमें होती है? माइनस में, ठीक है, माइनस में जाएगी सर, माइनस में फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब सर जी अगर मैं तुमसे कहूं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही, ये हो गया मेरा ZE²। सर मुझे चुपचाप R की वैल्यू रखो। तुम बोले R बराबर क्या होता है? H², बोलो, एप्सिलॉन नॉट पाई M E² N² अपॉन, अरे ये तो R की वैल्यू होती थी। अब ये R की वैल्यू ये है, मुझे बताओ सर ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा? ऊपर। ये वाला हिस्सा ऊपर, तो -ZE², ये ऊपर गया तो पाई M E² Z अपॉन ये नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट H² एप्सिलॉन नॉट N। सही है? अब देखो सर इसको करूंगा तो सबसे पहले अगर मैं इसको लिखूंगा तो M को बाहर लिखूं, ठीक है, फिर E और E की पावर 4, फिर Z और Z क्या हो गया? Z², पाई से पाई। अब देखो नीचे बचा 4 के बाद में H², फिर एप्सिलॉन 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 नॉट स्क्वायर, और फिर बाद में क्या आया? N²। ये मेरा क्या आ गया? पोटेंशियल आ गई, पोटेंशियल। सर मेरी काइनेटिक एनर्जी भी मेरे पास है और मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी पास है। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूंगा, सर टोटल एनर्जी जो मेरी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखो M⁴ Z² 8H² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू N², ठीक है। अब देखो अगर मैं बेटा प्लस करूंगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये आ गया M⁴ Z² अपॉन 4 H² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इन दोनों में ये जितने भी वैल्यू सब कांस्टेंट है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, अंतर से कितना? यहाँ 1/8 है, यहाँ 1/4। अगर मैं यहाँ दूं M⁴ Z² अपॉन H² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और साथ में N², तो इधर बचेगा 1/8 और इधर बचेगा 1/4, ये तो बचेगा। अगर मैं इसको एलसीएम लूं, एलसीएम लेने के बाद में जो मेरे पास आएगा, एलसीएम लेने के बाद में जो यहाँ पर आएगा वो आएगा -1/8। कैसे? देखो छोटी सी जगह में बता दे रहा हूँ बेटा। नीचे एलसीएम लिया 8 के 1 में 1 बार, 4 के 8 में 2 बार। अब बताओ 2 में से 1 गया, क्या माइनस का 1/8 बचा? ये बचेगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/8, ऐसे ही माइनस का, ठीक है, और साथ में ऊपर है M⁴ Z² अपॉन H²। ये आई मेरी टोटल एनर्जी, ठीक है। ये मेरे पास क्या आई? मेरी टोटल एनर्जी। अब सर हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको टोटल एनर्जी भी याद करनी पड़ेगी, करता ही नहीं, ठीक है। ये पूरा डेरिवेशन तुमको याद नहीं करना है, किसी भी कीमत पे याद करना है, ठीक। सबसे पहले बस एक चीज याद रखो कि तुम्हें याद करना है, हमें खुद याद नहीं, तुम इससे क्या याद करना है, ठीक है। हाँ अब देखो ऐसा है, कुछ चीजें आप देखो जो तुम्हें तैयार पता होनी चाहिए। कुछ चीजें देखो जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि सर ये दोनों कतई सेम है, सिर्फ माइनस का अंतर है, सिर्फ माइनस का अंतर। अच्छा
अब मुझे बताओ, क्या मैं अगर इसको और इसको लिखूं, देखो जो मेरे पास में एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, क्या लिख सकता हूं? नहीं। कब लिख सकता हूं? जब मैं यहां भी माइनस लगाऊं तो यहां भी क्या हो जाए? माइनस। तो ये पूरी क्या हो जाएगी? इसके बराबर। हाँ। तभी तो मैं लिख सकता हूं यानी कि टोटल एनर्जी किसके इक्वल है? माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब तुम लोग इसमें देखो बेटा, अगर मैं यहां लिखूं, यहां एनर्जी सर ऐसे, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अगर मैं इसमें 2 से भाग करूं, 2 से क्या करूं? तो 2 से क्या करूंगा? गुणा। खुद बताओ, देखो बेटा, ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है, ये वाली पोटेंशियल। अगर मैं 2 से भाग करूं तो 2 से क्या करूं? गुणा। समझ आ रही? तभी तो 2 कट रहे हैं। तो ऐसे ही ऊपर 2 से करूंगा और नीचे 2 से करूंगा, ठीक है? 2 से 2 करूं ना करूं वो तो एक ही बराबर है। मतलब मैंने ये ऐसे, देखो इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें मैं गुणा करा ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से, तो ये 2 4 दूनी 8 हो गया। क्या ये पूरी वैल्यू क्या टोटल एनर्जी बन जाएगी? और यहाँ पहले से क्या है? 2 है। तो मैं ये कह सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? 2 इंटू टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है 2 इंटू टोटल एनर्जी, इसी के तो बराबर है। हाँ। तो अगर मैं यहाँ से एनर्जी निकालूं तो तुम बोले पोटेंशियल एनर्जी बटे 2, और यही एनर्जी किसके बराबर है? माइनस काइनेटिक एनर्जी। यही एनर्जी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी बटे, जो तुमको रिलेशन याद करना है वो ये याद करना है कि एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी किसके बराबर होगी? माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बटे 2। अब मुझे बताओ, इन तीनों में अगर मैं माइनस का चिन्ह हटा दूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? भाई काइनेटिक टोटल के बराबर है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल को तुम 2 से भाग कर रहे हो तब इसके बराबर आ पा रहा है। समझ में आ रही? जैसे एक 5 है और एक 10 है, तो तुम 10 को जब 2 से भाग करोगे तब तुम 5 के बराबर पहुंच पा रहे हो। ठीक है? इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी दुगनी ज्यादा होती है। इन दोनों से दुगनी ज्यादा कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी इससे दुगनी ज्यादा। फिर इसके बाद में बढ़ेंगे, बताइए
ठीक है। तो तुमको जो याद करना है वो सिर्फ ये चीज है। अब सर जो एनर्जी का फार्मूला आया था, फाइनल एनर्जी का जो हमारा फार्मूला आया है, माइनस एम ई की पावर 4 स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट। यही तो आया सर। देखो अगर मैं यहां पर इस सम की वैल्यू लूं, इसकी, ठीक है, किसकी, एम ई की पावर 4 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो तुम्हें पता होगा। तो अगर मैं यहाँ ये वैल्यू रखूंगी तो ये आएगी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ठीक है, ये टोटल एनर्जी का फार्मूला जो आएगा बस तुमको ये याद है। -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और साथ में क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो सर ऐसा है, हाँ हो गया। अच्छा, जहां जेड क्या है एटॉमिक नंबर, जो भी जेड एन क्या है ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब जरा सोचो सर, मैं तुमसे कहूं एक मेरे पास न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस का एक ऑर्बिट ये हो गया, एक ऑर्बिट ये हो गया, एक ऑर्बिट ये हो गया, ठीक है। मान लो ये 3 ऑर्बिट है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 ऑर्बिट है। अगर मैं तुमसे कहूंगा फॉर हाइड्रोजन, अगर यहाँ पर किसके लिए लूं, हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 -13.6 जेड की वैल्यू 1 हुई तो अपॉन सिर्फ क्या बचा एन स्क्वायर इनटू, सही है। अब मुझे बताओ अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन की जगह क्या रखोगे 1, अगर ये सेकंड ऑर्बिट है तो एन की जगह 2, थर्ड ऑर्बिट है तो एन की जगह 3। मेरे कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है, तो हाइड्रोजन है तो जेड बराबर तो 1 हो ही गया। तो एन की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके पास में जो एनर्जी है कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, सही है। उसके बाद जो सेकंड में मूव कर रहा है तो अब एन की जगह क्या लगाओगे 2, तो 2 दूनी 4। जब इसको इससे काटोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 3 बोलो, 4 से काटो इसे, 4 3 12, 3.4, सही है। अब उसके पास में जो देखो जो यहाँ मूव कर रहा है हाइड्रोजन के लिए वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर माइनस का 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 किससे
भाग दोगे 9 से। अब मुझे एक बार बताओ सर, फर्स्ट में जाता है, सेकंड में जाता है, थर्ड में जाता है एनर्जी, एनर्जी किसके पास जाता है? फर्स्ट वाले के पास जाता है। फर्स्ट वाले के पास एनर्जी सबसे कम है, सबसे कम है। नेगेटिव नहीं है, क्या है? नेगेटिव। तो जैसे तुम दूर जाते जाओगे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी तुम्हारी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसके पास में सबसे कम एनर्जी है, इसके पास में उससे ज्यादा, इसके पास उससे ज्यादा, इससे आगे बढ़ते जाओगे तो और भी एनर्जी तुम्हारी धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक, अब एक बार जरा समझो, चलो ये बात तुम्हारी समझ। अगर जैसे मैं तुमसे एक बात बोलूं, तुमको बताता, अगर मैं इसमें अभी फिर मैं एक बात नोट करूंगा, मैं अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिर्फ हाइड्रोजन की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताओ सर जी, अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन की जगह ये एटम मेरा हाइड्रोजन की जगह हीलियम होता, क्या होता? हीलियम। तो क्या करते? तब भी क्या 13.6 होती? नहीं। तो क्या करते? तो यहाँ पर करते हम z² अपॉन n²। तो z को क्या रखते फिर? 2। क्या रखते? 2। तो 2 2 जा 4, 4 की इससे मल्टीप्लाई होती। तो फर्स्ट करते, तो यहाँ पर जैसे मान लो अगर मैं हीलियम लेता, तो बेटा हीलियम के लिए z की वैल्यू तुम बोले 2, तो बोले हम 2 दूनी 4, 4 की इससे मल्टीप्लाई करो, 4 छंग 24, 4 तिया 12, 2 14 के 4 हाथ से लगे, 4 और 1 4 5, इतना ही तो आया अपॉन n। और मैं उसका किसमें पूछता? मैं उसमें पूछता फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो आप n की जगह 1 रखता, n की जगह क्या रखता? 1। तो कितनी एनर्जी होती फिर? -54.4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए कितनी है? -13.6। तो इसलिए ये फार्मूला याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूं, ठीक है, सब वो नोट नहीं दिए, कोई बात नहीं, तो याद कैसे करेंगे? अरे खुद निकाल लें। कब निकालते हैं? यहाँ पर नहीं आते। देखो बच्चों ऐसा है, सबसे पहले मैं इसे लूं n बराबर 1, n बराबर 2, ऐसे चलता जा रहा है, n बराबर इन्फिनिटी। ठीक है, ऊपर इन्फिनिटी तक जाता है। अब सर हमारे लिए समझ ही नहीं आया क्या 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 कर दिया। ठीक, क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, खाली मैंने इसे 20 से काट दिया। ठीक, अब 20 से काटने के बाद में 20 से काटने के बाद देखो ये फर्स्ट है, तो मैंने ये फर्स्ट कर दिया, ये सेकंड है तो मैंने ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7, ऐसे कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी कर जाएगा। ठीक है, मैंने ये किसके लिए किया है सर? हाइड्रोजन के। तुम बोले सर हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी का फार्मूला है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्योंकि z की वैल्यू 1 हो जाती है तो z का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ रहे? वैसे तो यहाँ पर -13.6 z² अपॉन n² होता था, लेकिन हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, अब कर देखो, मैं n बराबर फर्स्ट रखूं, n बराबर क्या रखा? 1। अगर मुझे बताओ, अगर मैं n बराबर 1 रखूं, n बराबर 1, तो अगर यहाँ n बराबर 1 रखूंगा तो जो ये फर्स्ट में किसमें मूव कर रहा था? फर्स्ट में। उसके पास एनर्जी क्या आएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन। -13.6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n बराबर 2 रखूं, अभी सेकंड में पहुंच गया, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, 2 2 जा 4। अगर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब उसके बाद मैं किसमें पहुंच जाऊंगा? 3 में। तो थर्ड में आएगी, थर्ड का मतलब 9 से भाग करूंगा
9 से भाग करूंगा, ठीक है, 9 से भाग करूंगा 13.6 को, तो कितना आएगा 1.51। उसके बाद में मैं अगले करूंगा 0.85, उसके बाद अगले जाऊंगा 0.54, ठीक है। ऐसे तुम्हारे धीरे 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 कम होती चलेगी, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है। अब तुम मुझे जरा सुनो सर, ये समान नहीं है, देखो ये गैप सबसे ज्यादा, फिर इससे कम, 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 गैप कम होता चलता है। गैप क्यों कम हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का गैप है, देखो, एंड जितना ज्यादा एनर्जी का गैप उतना ज्यादा इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप है, उतना ज्यादा इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप है, ठीक। अब जरा सोचने की बात ये है, सबसे पहले तो इसे हम बोलते हैं बच्चों ग्राउंड स्टेट, इसे बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। अगर कभी भी ग्राउंड स्टेट आए तो समझ जाना n बराबर क्या है 1, n बराबर 1। इसे बोलेंगे हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक 1 हो गया और एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। ठीक है, इसे बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसे थर्ड एक्साइटेड। अब देखो अगर कहीं भी लिख के ये आए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो समझ जाना n बराबर 2, ग्राउंड स्टेट n बराबर 1, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। कभी भी देखो अगर तुम इससे भूल जाओ तो एक बात ध्यान रखना, तुम कभी भी किसी बड़ी बिल्डिंग में जाओ, बड़ी बिल्डिंग मतलब 4th फ्लोर 5th फ्लोर ऊंची फ्लोर, तो उस पर कभी तुम देखना तो उस पर लिखा होता है ग्राउंड स्टेट। यस सर, ग्राउंड स्टेट मतलब ग्राउंड में फर्स्ट स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट का मतलब है ग्राउंड से ऊपर फर्स्ट, तो ये फर्स्ट आ गया। फिर सेकेंड, तो उससे ऊपर सेकेंड, तुम अपने घर में उल्टा बोलते, ठीक है, तुम बोलते 1 मंजिला 2 मंजिला, 1 मंजिला जो सिर्फ यहीं तक होती है तुम उसे 1 मंजिला बोलते हो, जो ऊपर होती है उसे 2 मंजिला, ठीक है, ऐसे बोलते। तो ऐसे याद रखो, चाहे ऐसे याद रखो सर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n बराबर 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 3, ग्राउंड का मतलब n बराबर 1। सीधी सिंपल बात ये याद, ठीक है। दूसरी चीज जब मुझे एक बार बताओ, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान सर मैं अगर इन दोनों के बीच में कोई गैप देखूं, इन दोनों के बीच में गैप देखना है तो गैप कैसे करेंगे बेटा, इसमें से ये घटा दो, अगर इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन, तो घटा के देख लो भाई, इसमें से ये घटाओ कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन। अब तुम जरा सोचो, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन था जो कि वो इलेक्ट्रॉन किसी ग्राउंड स्टेट पर था, यही तो ग्राउंड स्टेट है, यहाँ कोई तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को तुमने एनर्जी दी, क्या दी एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाएगा भाई एनर्जी मिलेगी, ठीक है, एनर्जी मिलेगी। तो जैसे अब समझिए एनर्जी कैसे बेटा, ये माइनस में है, माइनस का 13.6 लाख इस पे कब्जा है, कितना कब्जा है माइनस का, देखो कहने को बोल रहा हूँ तुमसे, ठीक है, कहीं तुम लाख ही समझो उसे, माइनस का 13.6, ये माइनस का इसका मतलब कर्जा है इसके पास। अब कौन आदमी नहीं चाहता कि कर्जा मुक्त हो जाऊं, चाहता कर्जा मुक्त हो जाऊं, हर आदमी चाहता है कर्जा मुक्त हो जाऊं, ठीक है। तो इसको तुमने एनर्जी दी, एनर्जी का मतलब क्या दिया पैसा, ठीक है। अब तुम बताओ तुम इसे कितना पैसा दिए, अगर मान लो तुम इसको 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख का मतलब मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या ये यहां से इस श्रेणी में आ पाएगा? श्रेणियां अलग अलग, यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं सबके पास कितना कर्जा है -13.6, यहाँ जितने रह रहे हैं माइनस का 3.4, यहाँ जितने रह रहे हैं माइनस का 1.51। अब बताओ तुमने इसे दिए 10 लाख रुपए, इसने 10 लाख रुपए लिए और लेते ही कहाँ चला गया? क्या ये यहाँ से यहाँ पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। नहीं,
क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए इसे कितना चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बेचारा यहाँ से उठेगा और ऐसे कहीं रास्ते में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, वापस घर आ जाएगा। समझ आ रही है? सही है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, कितनी एनर्जी दे दिया, 10.5, अब क्या होगा, तो यहाँ से 10.5 10.2 तक इसने इस श्रेणी में आ गया। अब अभी और बचे ना, अब कहाँ जाएगा, और ऊपर, तो हल्का सा ऊपर जाएगा और फिर से यहाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन को अगर तुमने एनर्जी दी, तो अगर इसे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो तुम्हें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ तुम इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दो कि ये बेचारा कर्जा मुक्त हो जाए, कर्जा मुक्त हो जाए। कितनी एनर्जी दोगे कि ये कर्जा मुक्त हो जाएगा, तो तुम्हें देनी पड़ेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी देनी पड़ेगी? अरे कर्जा मुक्त क्यों होगा, कब होगा, जब इसको जितना कर्जा है सब दे दो तुम उसका, सभी तो देना पड़ेगा। तो तुम अगर इतना कर्जा दे दोगे इसका, तो ये कौन से ऑर्बिट में जाकर रहेगा, इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी पर कर्जा नहीं होता, यहाँ एनर्जी जीरो कर्जा माफ, इंफिनिटी पर कर्जा नहीं होता, यहाँ एनर्जी जीरो होती है। समझ आ रही है? अब जैसे बताओ, मैंने कहा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था बेचारा, वो पहले इस ऑर्बिट में था, इस ऑर्बिट से ये इलेक्ट्रॉन बेचारा इस ऑर्बिट में आया। अगर कोई, अब बताओ, पहले इसके पास में एनर्जी रुपया, कम कर्जा था, अब ज्यादा हो गया। तो अगर कोई आदमी कर्जा लेके खत्म करता है, पहले कर्जा लिया फिर खत्म, तो कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा ही। तो कहाँ कर्जा खत्म होता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकालेगा। तो इससे देखो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ एनर्जी अब क्या करेगा, निकालेगा, एनर्जी निकालेगा। कितनी एनर्जी निकालेगा, तो इसमें से इसे हटा दो। अरे पहले बेचारे पर इतना था, अब इतना हो गया, तो मुझे बताओ इसने कितनी एनर्जी निकाल दी, कितनी एनर्जी निकाल दी, तो इसमें से ये घटा दो। अगर इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा, देखो -1.51 में से घटाओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3.4, देखो 1.5, इधर क्या आया 9, और यहाँ क्या बचा था 13 में से 8 बचे, 8 5 13, कितना बचा 1.89। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो कितनी एनर्जी निकालेगा, तुम बोले 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकालेगा। ठीक है, फिर समझो सर, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कौन से स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो कितनी एनर्जी निकालेगा, तो सर जी कितनी निकालेगा, 10.2, कितनी निकालेगा 10.2, कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकालेगा। सही है, लेकिन एनर्जी किस रूप में निकालता है, एनर्जी हमेशा निकलती है बेटा फोटॉन्स के रूप में। एनर्जी हमेशा किस रूप में निकलती है, फोटॉन्स के रूप में ही एनर्जी निकलती है। समझ में आ रही है? अब सर जी देखो, मैं तुम्हें एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल बताऊं, इसी के ऊपर एक प्रकार से बेस्ड है। ठीक है, तुमने देखा होगा जब तुम रात में जाते हो, ठीक है, रात में नानी घर जाते हो, नानी घर गए हो लोग, नहीं गई हो, कहाँ है नानी घर आपका, कहाँ पर, घर के पास में ही है, आमने सामने है, आमने सामने है, तो और अच्छा है। तो बेटा तुम रोती भी नहीं होगी मुझे नानी घर जाना है ना, सही। अब देखो, अच्छा मुस्लिम लोगों में ये कहा जाए, लेकिन ये गलत नहीं है। हम बताएं गलत किस पर्पज से, मैं साइंटिफिक तरीके से बात करता हूँ, किसी रिलीजन के लिए बात नहीं करता हूँ। साइंटिफिक तरीके से ये गलत है कि जो भी ये मैरिज होती है,
मुस्लिम लोगों में, क्योंकि हिंदू लोगों में तो होती ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मुस्लिम लोगों तो बेटा उसमें डीएनए इफेक्ट आता है, ठीक है, ये तुमने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि एक डीएनए का इफेक्ट आता है, और जब वो डीएनए का इफेक्ट आता है तो उससे जितनी जितनी भी अगली अगली जनरेशन होती है वो जनरेशन धीरे धीरे खराब हो जाती है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, पहले एक राजा हुआ करते थे लुईस 14, लुईस पता नहीं क्या क्या, वो अपने घर में ही शादी कर लेते थे, तो धीरे धीरे जो वंश आता गया ना वो पागल बेकार होता चला गया धीरे धीरे। ऐसे ही तुम और भी देखो, पाकिस्तान देखो बर्बाद क्यों है, इसीलिए बर्बाद है, वो आपस में ही कर लेते हैं सारी, ठीक है, क्योंकि वही जिस हिसाब से रिलीजन में लिखा हुआ है उस हिसाब से, ठीक है। तो अगर तुम्हारे कोई पास पड़ोस की तुम्हारी बहन उनका ऐसा कुछ करे, घर वाले करवाएं, कहना नहीं कभी मत करो, दूर से देखो रिश्ता, एक रिश्तेदारी नहीं बढ़ेगी, है ना। हाँ ठीक, देखो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर यहाँ से यहाँ पर आएगा तो वो किसके रूप में बढ़ेंगे, फोटॉन्स के रूप में। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हम लोग देखो जब कभी रात में चलते हैं तो रात में तुमने देखा होगा किसी भी ट्रक के पीछे या रोड लाइट पर जहाँ टर्निंग पॉइंट होते हैं तो वहां पर एक चिप चिपकी हुई होती है, लाल कलर की होती है, जब उस पर हमारी लाइट पड़ती है तो वो जलने लगती है, वो जलती है क्या, वो जलती नहीं, ठीक है, वो जलती नहीं। उस पर क्या होता है, फ्लोरोसेंट होता है, फ्लोरोसेंस, ठीक है, फ्लोरोसेंस मटेरियल होता है, वो मटेरियल की वो बनी होती है, वो रेडियम नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, वो रेडियम नहीं होता, मैं कई बार इससे पहले भी बोल चुका हूँ, वो रेडियम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि रेडियम होता तो बेटा रेडियम से तो अल्फा बीटा गामा रेडियस निकलती, तो वो तो और हार्मफुल होता, और फिर रेडियम इतना कॉस्टली है, इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि लगाने का फायदा ही नहीं, क्योंकि रेडियम तो सिर्फ लैबों में यूज होता है, वो भी बहुत प्रिकॉशन के साथ में, पूरा सब कुछ पहनने के बाद में, जिससे कि हमारी रेडियो एक्टिव मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो उसमें क्या होता है कि सर जी एक मटेरियल है, ऐसा एक मटेरियल है, उसमें इलेक्ट्रॉन बेचारे आराम से यहाँ पर बैठे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो बेचारे यहाँ बैठे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, ठीक है। अब तुम मोटरसाइकिल ले गए, तुमने डाल दी उस पर लाइट, तुमने क्या डाल दी, लाइट पड़ी इस पर, तो लाइट से इन्हें क्या मिली, एनर्जी। जैसे ही लाइट से इन्हें एनर्जी मिली बेचारे तो कर लो, तुरंत कहाँ गए, तुरंत कहाँ गए, तुरंत ऊपर। जैसे ही लाइट मिली तुरंत ऊपर गए, इनके पास तो एनर्जी मिल गई, और बेटा जैसे ही ऊपर जाते तो ये ऊपर ठहर नहीं पाते, लगभग 10 की घात -6 सेकंड, 10 की घात -8 सेकंड के अंदर ही अंदर ऊपर भी जाते हैं और वापस भी आते हैं। अब जब ऊपर से देखो एनर्जी लेके तो ऊपर गए, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी निकालेंगे, और एनर्जी किसके रूप में निकलती है, फोटॉन्स के रूप में, और जैसे ही एनर्जी निकलती है ये तुम्हें जलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इनसे तुम्हें लगता है इनसे एनर्जी निकलती है, मतलब ये जल रहा है, ये जल रहा है। जिन बेचारे फिर से यहाँ आ गए, फिर से तुम तो निकाल के ले गए, तब तक दूसरा ट्रक वाला आ गया, उसने फिर से डाल दिया, फिर से लाइट आ गई, फिर से बेचारे ऊपर गए, फिर से नीचे आए, ठीक है। और तुम देखो अगर तुम कभी भी इस चीज को रियलाइज करना कि जितनी ज्यादा तेज लाइट होगी उतनी ज्यादा तेज जलती है। तुम कभी भी चांद की रात में देखना, चांद की रात में तुम देखोगे तो तुम्हें कम जलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। फिर मोटरसाइकिल आए तो ज्यादा जलते हुए दिखाई देंगे, ट्रक आए तो और ज्यादा जलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसका रीजन यही है कि यहाँ पर वो आराम से बेचारे बैठे हुए थे, तुरंत आया, एनर्जी दी, ऊपर गए, ऊपर से जैसे ही वो नीचे आएंगे तुरंत यहाँ से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलती है, ऊपर से ये नीचे आएगी, इस चीज से रहता है। अब तुम मुझे बस एक चीज और बता दो, मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछा तुमसे, तुम बोले सर E = hc/λ, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका लैम्डा कतई अच्छी लगता है। अब मुझे एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ठीक है, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, कि किसने एनर्जी ज्यादा निकाली, ये फर्स्ट और ये सेकंड, किसने ज्यादा निकाली, इसने सर जी 10.2 निकाली और इसने 1.9। अब बताओ यहाँ पर जो एनर्जी निकली वो लैम्डा के टर्म में तो निकली, hc/λ, तो इसका लैम्डा कम होगा कि ऊपर वाली का लैम्डा कम होगा, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका लैम्डा कम, तो यहाँ पर जो निकली उसका लैम्डा कम, यहाँ निकली उसका लैम्डा ज्यादा, सीधी सी बात है। इसी टाइप से फंडा होगा हमारा कि एनर्जी इसके टर्मिनोलॉजी में हम कहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ,
एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुमसे, तुम बोले सर जहां एनर्जी ज्यादा वहां लैम्डा कम, और जहां एनर्जी कम वहां लैम्डा ज्यादा। मैंने कहा मेरे पास में मैंने कोई एक ऐसा सिचुएशन ली है, मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि एक इलेक्ट्रॉन तुमसे क्वेश्चन इस पूछा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंडेड में आया, एक इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंडेड में आया, ठीक है। इससे वेवलेंथ निकली लैम्डा 1 जो लैम्डा 2 मान, इससे निकली लैम्डा किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? लैम्डा 2। इसकी एनर्जी ज्यादा नहीं होगी? देखो अरे जितने ऊपर से आएगा उतनी एनर्जी क्या होगी? बेचारा देखो कितना था पहले बेचारे का कर्जा, कितना कर्जा हो गया, तो इसने कितना ज्यादा कर्जा निकाल दिया, मतलब खर्चा कर दिया, इसने कम दिया, तो इसलिए देखो एनर्जी इसकी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा कम, सिंपल, ठीक है। तो इसका लैम्डा कम होगा, ये लैम्डा ज्यादा, यानी कि सब तुम सीधे कह सकते हो लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 1। ऐसे अच्छा, ऐसे ही तुमसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लो यहाँ तो ये चली रहा था, अगर सर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, और एक यहाँ से यहाँ आया, तो क्या करोगे? अब तुम्हें गैप तो पता नहीं है, तो तुम क्या करोगे? पहले इसमें से ये घटाओ, फिर इसमें से जो ई ज्यादा उसका लैम्डा कम, जो ई कम उसका लैम्डा ज्यादा, ठीक है। और इसकी डिटेल में हम लोग कल बात करेंगे, कुछ इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, और उसके साथ में एक्सरे की बात करेंगे, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। तो और कल वाले ये वाले फार्मूला भी तुमसे पूछेंगे, कल एक तुमसे इसका फार्मूला भी पूछे जाएंगे, तो आज फार्मूला पढ़ाए हैं ये, और इसकी बात चलेगी, ये टोटल तुम्हें ऐसे ही धीरे धीरे याद करा देंगे, ठीक है, सारे के सारे याद करा देंगे। अभी इसमें 1/λ जेड आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जो तुम्हारा स्पेक्ट्रम था पूरा डायमंड बार्मर पास्टन ब्रेक फुल, और उसमें वेवलेंथ की टर्मिनोलॉजी वो भी सब कल इसी में आएगी। उसके साथ में आएगा एक्सरे, उसके साथ में तुम्हारा एक्सरे उसके साथ में तुम्हारा एक्सरे, ठीक है। हाँ टेस्ट का कोर्स, चलो आज हम व्हाट्सएप कर देंगे शाम को, ठीक है, शाम को मैसेज कर देंगे ग्रुप में तुम्हारा क्या क्या कोर्स है, कितना कितना पूछा जाएगा। आपका नाम पलक सागर, कल कहाँ थे बेटा? क्लास डेली आओ, वही मैं कहता हूँ, या तो आओ मत आओ तो डेली आओ, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न मैं ये बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे अब आज जो क्लास रिकॉर्ड हुई है, ये क्लास अगर तुम घर पे जाकर देखोगे तो नहीं दिखेगी, क्योंकि ना तो माइक है, नहीं तो यहाँ फोकस ठीक से, तो ना यहाँ दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो क्लासेस तो आपको आनी पड़ेगी।